हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं जो बिजनेस फॉर्म में नहीं होते, वो टर्म नहीं यूज होते। तो आज हम उन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो केवल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होते हैं। तो उनके मीनिंग और उनका ट्रीटमेंट कैसे, कहाँ कहाँ अकाउंटिंग होती है, उसका ब्रीफ हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है कि हम लोग एनपीओ के तरफ से हैं। तो हमारा ये मान लेते हैं, हमारा ये ऑफिस हो गया एनपीओ का, ये हमारा ऑफिस है एनपीओ का। तो मेंबर्स, एनपीओ का फाउंडेशन कौन करता है, कौन रखता है? मेंबर्स रखते हैं। तो मेंबर से हमें रिसीव होता है, रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन ध्यान देना है, मेंबर से मिलता है और फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। फिक्स्ड अमाउंट ये फिक्स रहता है कि और रेगुलर इंटरवल पे मिलता है। फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपीज़ फिक्स हो गया, ₹1000 पर एनम मान लेते हैं। तो जितने भी मेंबर हैं, ईच मेंबर से 1000 पर एनम मिलेगा। अब पर एनम भी मिल सकता है, मीन्स एनुअली भी रिसीव हो सकता है, मंथली भी रिसीव हो सकता है, क्वार्टरली भी रिसीव हो सकता है, हाफ ईयरली भी रिसीव हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं क्या है? सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जो मेंबर सब्सक्रिप्शन देगा उसके मेंबरशिप बनी रहेगी, और जो मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं पे करेगा उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो क्योंकि ये अमाउंट रिसीव होता है तो इसकी जर्नल एंट्री आप जानते हैं, पैसे आते हैं, हम लोग एनपीओ के तरफ से हैं हमेशा, आप जिसके लिए अकाउंटिंग करते हो उसी की तरफ से होते हैं। तो पैसे आए हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो ये जनरल एंट्री होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव होने की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होते हैं, हम जानते हैं एनपीओ में 3 होते हैं। जैसे पहला होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्योंकि ये पैसे रिसीव हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रहेगा सब्सक्रिप्शन। डेबिट साइड पैसे आ रहे हैं, रिसीट पेमेंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक है, पैसे आए तो डेबिट, पैसे गए तो क्रेडिट। तो क्योंकि पैसे आते हैं सब्सक्रिप्शन से, इसलिए रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा रहता है टू सब्सक्रिप्शन। और सेकंड हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा। अच्छा, जो भी रिसीट हमारे होते हैं एनपीओ में वो या तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, वहाँ से रिसीट पेमेंट तो सारे रिसीट आते हैं रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, लेकिन रेवेन्यू नेचर के रिसीट को हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो कर देते हैं। और कैपिटल नेचर का होता है तो बैलेंस शीट में। तो अब ये सब्सक्रिप्शन है, दोनों जगह नहीं जाएगा। रिसीट पेमेंट में जितने भी आइटम आते हैं वह या तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं या तो बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन नहीं जाएगा।
हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो जाता है बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है वो बैलेंस शीट में नहीं जाता, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे मिलता है। मीन्स क्या, ये रिकरिंग है टाइप नेचर का है, मीन्स रेवेन्यू रिसीट है। तो जितने भी रिसीट्स होते हैं उसमें से रेवेन्यू नेचर के जितने रिसीट्स हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं जो आइटम है स्पेशल आइटम एनपीओ का, वह है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन का ही अमाउंट जब टोटल पूरे लाइफ का कोई मेंबर हमको पे कर देता है तो उसका नाम लाइफ मेंबरशिप फी हो जाता है। जैसे कोई मेंबर मंथली नहीं देना चाहता सब्सक्रिप्शन, मंथली क्वार्टरली जो भी हमारा सिस्टम है एनपीओ का, वो सोचता है बार बार हम क्यों दें, इकट्ठा पैसे भाई हमसे ले लो, लाइफ टाइम हम मेंबर बने रहेंगे। तो जब कोई मेंबर लाइफ टाइम मेंबर बनता है तो एक लमसम अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट लमसम एक साथ अमाउंट पे कर देता है, तो उस लमसम अमाउंट को बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो रिसीट तो ये भी है, ये भी मिलता ही है, इनफैक्ट ये भी सब्सक्रिप्शन का ही दूसरा नाम है, बस सब्सक्रिप्शन रेगुलर इंटरवल पे मिलता है और लाइफ मेंबरशिप पूरे लाइफ का एक साथ मिल जाता है। तो इसके भी एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फी, ये जनरल एंट्री हो गई। अब क्योंकि ये भी रिसीट है तो ये भी रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में शो होगा। रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि ये भी पैसे आ रहे हैं। अब रही बात, हमें ये डिसाइड करना है कि इनको इनकम एक्सपेंडिचर में करेंगे या बैलेंस शीट में करेंगे, क्योंकि जितने भी रिसीट होंगे वो तो रिसीट पेमेंट डेबिट तो आएंगे ही आएंगे। अब हमें डिसाइड करना है कि अगर वो रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्योंकि बार बार नहीं मिलता, एक मेंबर है उसने पूरे लाइफ टाइम का मेंबरशिप फीस एक ही बार दे दिया, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, मीन्स कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट है तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, कहाँ, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जितने भी आइटम हम लोग पढ़ रहे हैं इनका मीनिंग तो हमको जानना ही पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसको फाइनल अकाउंट में कहाँ शो करते हैं। तो जितने भी रिसीट हैं वो रिसीट पेमेंट तो आना पक्का है, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का है, लेकिन रिसीट पेमेंट के बाद हमें देखना है कि इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें। जैसे सब्सक्रिप्शन रेगुलर नेचर का था, रिकरिंग नेचर का मीन्स रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर में गया क्रेडिट साइड, और लाइफ मेंबरशिप इस नॉन रिकरिंग है क्योंकि एक मेंबर से पूरे लाइफ का एक साथ आ गया तो बार बार तो आएगा नहीं, तो फिर ये नॉन रिकरिंग है मीन्स कैपिटल रिसीट है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे। तो जितने भी रिसीट होते हैं रिसीट पेमेंट में तो डेबिट में आना ही आना है, लेकिन उसके बाद हमें पहचानना है कि रेवेन्यू रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, और कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। अब हम बात करते हैं थर्ड आइटम जो एनपीओ में यूज होता है, एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड क्या है, ये भी है रिसीव होता है अमाउंट, फंड रिसीव्ड, रिसीव होता है एनपीओ को, हम लोग एनपीओ की तरफ से हैं, एज अ गिफ्ट और बिक्वेस्ट, गिफ्ट के रूप में मिलता है या बिक्वेस्ट मीन्स एज पर विल या एज अ डोनेशन, लेकिन ये मिलता है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। जो डोनर है मतलब जिससे हमको पैसे मिले
वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पैसे देता है। तो क्योंकि ये स्पेसिफिक है इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगा। रिसीट पेमेंट तो आएगा ही, इसका भी एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंडाउमेंट फंड। ये भी रिसीट है, तो रिसीट पेमेंट में तो आएगा ही है डेबिट साइड में। कोई भी रिसीट हो, रिसीट पेमेंट तो सारे रिसीट आएंगे, जितने भी रिसीट हुए ड्यूरिंग करंट ईयर सब आता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, रिसीट पेमेंट में सारे रिसीट्स आते हैं। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट में आएगा ही, लेकिन अब फिर रिसीट पेमेंट के बाद हमको देखना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि एंडाउमेंट फंड स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में जो इनकम आते हैं वो किसी भी पर्पज़ में यूज हो सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशन मिलता है, हमें एज ए गिफ्ट पैसा मिलता है, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो ये बैलेंस शीट में शो करेंगे, कहाँ, लायबिलिटी साइड। जितने भी रिसीट होंगे या तो इनकम होते हैं या तो लायबिलिटी में आते हैं, तो ये लायबिलिटी साइड रहेंगे, दिखाएंगे इसको हम एंडाउमेंट फंड को बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम है हमारा जो एनपीओ में आता है, वह है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एडमिशन, एंट्रेंस, जब कोई नया मेंबर आता है हमारे एनपीओ में ज्वाइन करता है, तो एडमिशन फ़ी के रूप में उससे हम पैसे लेते हैं। तो रिसीट तो ये भी है, तो एंट्री तो इसकी भी होगी वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी। तो अब ये भी रिसीव है, पैसा रिसीव हुआ है, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। रिसीट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अब हमें देखना क्या है कि इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें। तो इसमें क्या है कि दोनों में जा सकता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर एंट्रेंस फी, अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मान लेते हैं कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि एंट्रेंस फी के बारे में, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो क्या करेंगे इसको, तब हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखा देंगे। तो अगर एंट्रेंस फी के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट में तो आता ही है, कोई भी रिसीट वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है एंट्रेंस फी के बारे में तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, मीन्स इनकम है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया टू बी कैपिटलाइज्ड, अगर इनकम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एंट्रेंस फी के बारे में लिख दिया कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, मीन्स तब क्या करेंगे इसको, तब ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो क्लियर है, एंट्रेंस फी रिसीट में तो आएगा ही डेबिट साइड में, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि रिसीट में कोई भी पैसा आया, कैसे भी पैसा आया, कोई नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, रिसीट में तो आता ही है डेबिट में। अब हमको ये पता करना रहता है क्वेश्चन करते समय कि इसको रिसीट पेमेंट के बाद इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में शो करें। तो अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है एंट्रेंस फी के बारे में तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है या कैपिटल रिसीट इसको ट्रीट करना है, तब इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर सकते हैं कैपिटल फंड में ऐड करके। इसको हम कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड
जैसे बिजनेस फर्म में कैपिटल होता है, इसमें कैपिटल फंड होता है, इसमें जाके ऐड कर सकते हैं या अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐड कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आइटम, फिफ्थ आइटम जो एनपीओ में अक्सर यूज होता है, वो है डोनेशन। अब ये डोनेशन क्या है? ये डोनेशन मिलता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, ये स्वैच्छिक अपनी इच्छा से लोग हमारे एनपीओ में जमा करते हैं और वो मेंबर नहीं होते, उनसे मिलता है अपनी इच्छा से। मान लीजिए हमारा एनपीओ कोई अच्छा काम कर रहा है, एनपीओ सोशल वर्क के लिए होता ही है, अच्छा काम कर रहा है, लोग मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम में हेल्प करना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एनपीओ क्या है ना, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए लोग करते हैं, इसमें कोई मनी अर्न करना पर्पज़ नहीं होता। तो डोनेशन हमको मिल गया। अब डोनेशन दो तरह का है, एक है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन में क्या है कि जो डोनर है, जिससे हमको पैसे रिसीव हो रहे हैं, ये भी पैसा रिसीव ही होता है, डोनेशन ये रिसीव है, मतलब इसका भी एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन अगर है, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब उसमें मेंशन कर देगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख दें डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब डोनेशन फॉर बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि जो डोनर है, जिससे हमको पैसे मिल रहे हैं, वो बिल्डिंग के लिए पैसे दे रहा है कि हमारा एनपीओ है, बिल्डिंग है, उसमें बिल्डिंग में कुछ 1-2 रूम एक्स्ट्रा बना लें, इस पर्पज़ से वो डोनेशन देता है। या और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कराते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, स्कूल्स कॉलेजेज हैं, तो किसी ने हमको पैसा दे दिया कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करिए। तो अब स्पेसिफिक डोनेशन में क्या है कि देने वाले ने मेंशन कर दिया कि उस पैसे को हमें उसी पर्पस में यूज करना है जो उसने बताया है। तो स्पेसिफिक है, तो रिसीव हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये रिसीट पेमेंट में तो आएगा ही। डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें क्रेडिट साइड, या बैलेंस शीट में शो करें लायबिलिटी में। तो क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब जनरल डोनेशन की हम बात करें। जनरल डोनेशन मीन्स क्या कि जो डोनर है, मीन्स जिससे हमको डोनेशन मिल रहा है, हम बार बार बताते हैं, हम लोग एनपीओ की तरफ से हम जिसके लिए अकाउंटिंग करते हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल डोनेशन है, मीन्स इसमें सिर्फ डोनेशन आएगा, मतलब देने वाले ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि उस किसी पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए हमको इसको यूज करना है, तो जनरल डोनेशन हो गया। तो जनरल डोनेशन हो गया तो कोई पर्पज़ नहीं है। तो पहली बात तो कैसा भी हो रिसीट, तो रिसीट पेमेंट तो आता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, उसमें तो आएगा ही, कोई भी रिसीट हो, रिसीट पेमेंट में आता ही आता है डेबिट साइड में। अब हमको पता करना है कि इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें या बैलेंस शीट में। तो ये जनरल डोनेशन है क्योंकि, इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, और ऑब्वियसली रिसीट है तो क्रेडिट साइड ही जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट आइटम है जो एनपीओ में यूज होता है टर्म, वह है लेगेसी। लेगेसी ये भी है, अमाउंट रिसीव होता है, अमाउंट
received as per the will of a deceased person. डिसीज्ड मीन्स व्यक्ति उसके डेथ हो चुकी है, वो डेथ होने से पहले जब वो ज़िंदा था तो विल यानी वसीयत बना के गया था, लिख के गया था। वो स्टाम्प पेपर पे लिखते हैं लोग कि उसकी प्रॉपर्टी का, उसके डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का कैसे कैसे यूज होगा। तो वो अपनी विल में लिख के गया था कि हमारे एनपीओ को वो पैसा दे दिया जाए, तो हमारे एनपीओ में पैसा आ गया। तो ये भी पैसा चूँकि आया है तो रिसीट तो है ही, तो रिसीट पेमेंट में तो आएगा ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू लेगेसी एंट्री होती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी रिसीट हो, रिसीट पेमेंट का डेबिट तो आना ही आना है। हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि अब इसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो करें क्रेडिट में या बैलेंस शीट में शो करें लायबिलिटी में। रिसीट है तो या तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट यानी इनकम में शो होगा या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होगा। तो ये लेगेसी है, ये नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं मिलता ये पैसा, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता। मीन्स ये कैपिटल रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट है तो ये बैलेंस शीट में हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब यह हो गया लेगेसी। अब हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ ओल्ड असेट। हालांकि ये बिजनेस फर्म में भी होता है सेल ऑफ ओल्ड असेट, लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हैं बिजनेस फर्म का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो लेकिन एनपीओ में तो होता नहीं ट्रायल, तो कैसे करेंगे। तो किसे कोई फर्नीचर है रखा था पुराना, सेल कर दिए। मशीन थी, ओल्ड मशीन थी, सेल कर दिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, पुराना हो गया था, हमने सेल कर दिया उसको। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाली, इक्विपमेंट बोले तो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें। तो अब ये सेल करेंगे तो पैसे आएगा। तो रिसीट पेमेंट में, रिसीट पेमेंट के डेबिट में आएगा ये, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, सेल करेंगे कोई भी चीज़ तो पैसे आएंगे। लेकिन रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा, केवल सेलिंग प्राइस, कितने में सेल हुआ, पैसा कितना मिला उस असेट से, वो आएगा। इसके बाद जो बुक वैल्यू है असेट की, वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। कहाँ, फ्रॉम द कंसर्न्ड असेट। जैसे हमने फर्नीचर सेल किया तो असेट बैलेंस शीट में शो करते हैं, असेट साइड होता है बैलेंस शीट में। तो फर्नीचर सेल हुआ तो फर्नीचर से लेस करेंगे, मशीन का सेल है तो मशीन से लेस कर देंगे। लेकिन वहाँ पे जो अमाउंट लेस होगा असेट से वो होगा बुक वैल्यू, वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। क्योंकि रिसीट में तो जो पैसा आया असेट को सेल के करके यानी सेलिंग प्राइस रहेगा, उसकी बुक वैल्यू हम असेट से माइनस करेंगे। और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सेल करने से, प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल पता कैसे लगेगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो सेलिंग प्राइस में से बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा। जैसे बिजनेस फर्म प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो एनपीओ में वही चीज़ इनकम एक्सपेंडिचर बनता है। तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। लॉस हो गया तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब कैसे पता लगेगा लॉस हुआ है? अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में हम इसको शो करेंगे। 7 आइटम्स हम पढ़ लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स हो गया, ग्रास हो गया, जैसे एनपीओ में है, लॉन है तो उसमें घास कटिंग होती है तो उसको सेल कर देते हैं। या कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है, कबाड़ में बेच दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, ध्यान देना, यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल है, अंतर होता है। इक्विपमेंट मीन्स जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, मोर देन 1, मटेरियल जो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाता है। तो ये सेल करेंगे, यहाँ भी तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो रिसीट पेमेंट में तो आएगा ही डेबिट साइड। कुछ भी पैसा आया, किसी भी सोर्स से पैसा आया तो रिसीट पेमेंट में तो आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हमें देखना है कि अब रिसीट है तो कैपिटल रिसीट है तो लायबिलिटी में, अगर रेवेन्यू है तो इनकम एक्सपेंडिचर। तो न्यूज़पेपर छोटी मोटी चीज़ है। जब वो परचेस करते हैं तो उसकी यूटिलिटी अलग होती है, सेल करते हैं तो वो रद्दी में सेल होता है। तो और न्यूज़पेपर तो रेगुलर आते रहते हैं, पीरियोडिकल जैसे मैगजीन्स वगैरह आती रहती हैं 15-15 दिन पे, महीने पे, तो ये रेगुलर नेचर का है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई भी रिसीट होगा या तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाता है या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता है। हाँ, सेल ऑफ असेट को छोड़ करके, क्योंकि वो असेट से माइनस होता, भी बताए थे। तो ये रेगुलर नेचर का है, रिकरिंग नेचर का है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करेंगे। अब 9th आइटम है ऑनरेरियम। ये पेमेंट है, ये अमाउंट पेड होता है, ये मिलता नहीं है, ये पेमेंट करते हैं हम। तो पैसे जाते हैं, आते नहीं हैं। इसका मतलब ये रिसीट पेमेंट में क्रेडिट साइड होगा, ये तो पक्का है। क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट साइड रहेगा। अब इसके बाद पेमेंट में जितने भी होते हैं आइटम, या तो वो एक्सपेंडिचर है यानी एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाता है, या तो बैलेंस शीट के एसेट में, क्योंकि पेमेंट है। तो अब ऑनरेरियम का मीनिंग जानेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या है। तो अमाउंट पेड टू अ पर्सन हु इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनपीओ। ऐसे पर्सन को दिया जाता है ऑनरेरियम, काम के बदले दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता, जो हमारे एनपीओ का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, तो हम अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको कुछ टिप्स दिलवाने के लिए कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई प्लेयर हम बुला लिए, ताकि हमारे प्लेयर्स को, वो हमारे स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर्स को, प्लेयर्स को वो कुछ टिप्स दे, कुछ मोटिवेशन दे, इंस्पायर करे, तो उसको हम बुलाते हैं एज अ गेस्ट। तो अब उसको जाते समय हमको कुछ अपनी इच्छा से पैसे दे देते हैं, तो ये ऑनरेरियम होगा। जैसे हमारा हॉस्पिटल, एक और एग्जांपल मान लेते हैं, हमारा हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, एनपीओ है तो मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा। तो उसमें हमारे डॉक्टर्स तो रेगुलर एम्प्लॉय हैं,
लेकिन कुछ ऐसे केसेज आ गए जो हमारे डॉक्टर नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम है, तो हम बाहर से किसी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को बुलाए थोड़े समय के लिए। हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो बुलाते हैं उसी स्पेशल केस के लिए, तो जाते टाइम उसको पैसे हम दे देते हैं कि भाई आप ले लीजिए। तो ये ऑनरेरियम हुआ। तो ये एनपीओ के लिए रेगुलर ही है, ये तो रेगुलर है मतलब ये एक्सपेंस है, पे कर रहे तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कुछ स्पेशल आइटम हमने पढ़ा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये टर्म यूज होते हैं, उनका मीनिंग भी बताया गया आपको, उनका ट्रीटमेंट भी बताया गया। आइटम तो बहुत होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो आप पहले से जानते हैं। जैसे आप 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए हैं, बैलेंस शीट बनाए हैं, तो वही सब आइटम यहाँ रहेंगे। ये कुछ अलग आइटम जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब बहुत ज़रूरी है इनको जानना, इनके मीनिंग आप नहीं जानते, इनका ट्रीटमेंट आप नहीं जानते, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए कि किसको कहाँ शो करना होता है।